क्लास आज हमारा समाज और पर्यावरण विषय में हम लोग सिविक्स का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश कुछ नियमों के अकॉर्डिंग चलता है। हमारा देश में जो शासन करते हैं, शासन किसके द्वारा चलता है? वो सरकार के द्वारा चलता है। अब सरकार हमारे देश को चलाने के लिए उसने कुछ लिखित दस्तावेज बनाए हुए हैं जिसे ही हम संविधान के रूप में जानते हैं। अब संविधान में क्या क्या लिखित है? तो संविधान में हर कुछ निश्चित नियम और कानून, ये सभी संविधान में लिखित है। जैसे कि इसकी प्रस्तावना में देखिए क्या है कि हम जानते हैं कि हम अपनी हर एक लाइफ में, चाहे वो सामाजिक जीवन के लिए कुछ नियम और नियंत्रणों का आवश्यकता होती है। और जैसे खेलते समय और घूमते समय, सड़क पर चलते समय, है ना, या कोई भी व्हीकल चला रहे हैं उसके समय हमें कुछ ना कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। हमें हर एक कुछ भी काम करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इसी प्रकार जब देश कोई चलाता है तो देश को चलाने के लिए भी कुछ विशेष नियम की आवश्यकता होती है। इसी नियम को हम संविधान के रूप में जानते हैं। अब आइए कि संविधान का अर्थ क्या है। तो संविधान उन कानून और नियमों का दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलता है। यह संविधान सरकार के गठन तथा कार्यों को निश्चित करता है। भारत का संविधान हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों तथा लोकतंत्र, समाजवाद, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, समान बंधुता, इन सभी का उल्लेख करता है। सरकार के 3 अंगों की शक्तियों और कार्यों को सुनिश्चित करता है। जो संविधान है ये भी सरकार के जो 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन सभी की शक्तियों को सुनिश्चित करता है। और यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की भी व्याख्या करता है तथा राज्य के नागरिक के बीच में संबंधों को नियमित करता है, सरकार को नियंत्रित करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का दोहरा कार्य करता है। संविधान का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। उसके बाद आता है संविधान का उद्देश्य क्या है। तो संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान हमको यह बताता है हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। तथा संविधान ऐसे नियमों का समूह है जो किसी देश के सभी लोगों को अपने देश की चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके द्वारा न केवल यह तय किया जाता है कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी साझी समझ विकसित किया जाता है कि जिससे हमारा पूरा देश की रक्षा किस प्रकार हो सके। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य यह है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। लोकतंत्र में हम अपने नेता स्वयं चुन सकते हैं। इन नेताओं की आशा की जाती है कि वे सत्ता का दुरुपयोग ना करेंगे, और फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि नेता द्वारा इसका सत्ता का दुरुपयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए भी संविधान में विशेष स्थान है। इसके बाद आता है संविधान के मुख्य लक्ष्य। तो पहले आइए हम लोग जानते हैं संविधान को बनाया किसने। तो संविधान के जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अब संविधान के मुख्य लक्षण क्या हैं? संविधान एक संघवाद है। संघवाद, इसका क्या तात्पर्य है कि जो हमारा देश है वो एक से अधिक सरकारों का होना चाहिए, या हमारा देश में एक से अधिक सरकार है जिसमें केंद्र सरकार है, उसके अलावा राज्य स्तर की सरकार है और पंचायती राज व्यवस्था इसका तीसरा स्तर है। तो हमारे देश में सिर्फ एक ही सरकार नहीं है, 3 स्तर की सरकार चलती है। फिर उसके बाद आता है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों के बंटवारे में संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, और कार्यपालिका में ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानूनों को लागू करने, उसका शासन चलाने में कार्य करते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहते हैं। फिर इसके बाद बच्चों आता है संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति मतलब सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग स्वयं करते हैं। हर स्तर पे जो प्रतिनिधि होते हैं जो सरकार को बनाते हैं, उसका चुनाव डायरेक्टली जनता के द्वारा ही किया जाता है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को, मतलब जिनकी उम्र 18 वर्ष की हो चुकी है, उन सभी को मत या वोट डालने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था है। इसका तात्पर्य है हम अपने प्रतिनिधि के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? संविधान में मौलिक अधिकार का एक विशेष रूप है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अधिकार देश के सभी नागरिकों की राज्य की सत्ता का दुरुपयोग से बचाता है।
अब बच्चों, जो हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार में सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मतलब कानून की दृष्टि में हर लोग समान है, उसमें कोई भी धर्म, जाति विशेष या लिंग, किसी भी जगह का, उसमें किसी भी इंसान को स्पेशल चीज़ नहीं दी जाती है। संविधान की नज़र में प्रत्येक व्यक्ति समान है। तो कानून की दृष्टि में सभी लोग समान हैं, या इस अधिकार को कहा गया कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। जैसे खेल के स्थान है, होटल, दुकान, सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबरी का अधिकार होगा। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है स्वतंत्रता के अधिकार में कि इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति मतलब हमारे जो विचार हैं हम उनको बोल सकते हैं, भाषा की स्वतंत्रता है, सभा संगठन कर सकते हैं, देश के किसी भी भाग में आने जाने, रहने, व्यवसाय करने, पेशा कारोबार करने, ये सभी अधिकार हमें किस में शामिल है? स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है बच्चों, संविधान में ये कहा गया है कि मानव व्यवहार, जबरिया श्रम या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। मतलब ऐसे वे सभी बच्चे जो 14 वर्ष की कम आयु में हुए, उनसे किसी भी तरह की मजदूरी या किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम नहीं कराया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो सभी नागरिकों को अपने धर्म के अनुसार रहने, खाने पीने, वेशभूषा धारण करने, अपने धर्म को मानने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए हमको स्वतंत्रता दी गई है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संविधान में कहा गया है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार, किसी नागरिक को यह लगता है कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह न्यायालय में जा सकता है। मतलब मूल अधिकार हमारे लिए इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर किसी भी क्षेत्र में जो हमारे दिए हुए अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, अगर किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में इन सभी अधिकारों का या हमारे मूल अधिकारों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन हो रहा है तो इसके लिए हम लोग न्यायालय जा सकते हैं अपने मूल अधिकारों को लेने के लिए। बच्चों, इसके बाद आता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता मतलब संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य वो होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं दे सकता है। मतलब कि राज्य का कोई भी, राज्य मतलब देश का कोई भी स्पेशल धर्म नहीं होता है। वो किसी भी धर्म का धार्मिक व्यक्ति को किसी भी चीज़ के लिए प्रायोरिटी नहीं दे सकता है। देश के समक्ष, न्याय के समक्ष सभी धर्म समान हैं। अब धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान में सभी को धार्मिक विश्वासों, तौर तरीकों अपनाने की छूट दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। फिर भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई हुई है। अब धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? एक लोकतांत्रिक देश में हम लोग जो रहते हैं, हम लोग भारत देश है, तो भारत एक ऐसा है लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो लोकतांत्रिक देश में धर्म को राज्य से अलग रखना बहुत आवश्यक है। विश्व के सभी देशों में से एक से अधिक धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, अतः हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या अधिक होती है और अन्य धर्मों के लोगों की संख्या कम होती है। यदि बहुमत वाले धर्मों को लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह अन्य धर्मों के साथ भेदभाव करने लगता है। इससे परेशानी करने के लिए सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि किसी धर्म विशेष में अगर कोई भी सरकार में आ जाता है तो वो देश की जनता के लिए दुरुपयोग या उसके साथ भेदभाव करने लगता है, जिससे देश का विकास में बाधा आती है। अब धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो भारतीय संविधान में ये कहा गया है, हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्न बातों का ध्यान रख सकता है। वो बात है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबाएगा। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को नहीं दबाएंगे। राज्य ना तो किसी विशेष धर्म को किसी पर थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। तो ये धर्मनिरपेक्षता की एक विशेषता है जो कि ऐसा नहीं करेगा। अब कानून का क्या अर्थ है? तो वे संकल्पनाएं या नियम जो अपरिवर्तनीय हैं, सुनिश्चित है और स्थायी रहते हैं, ये क्या कहलाते हैं? कानून। मतलब वे सारे नियम जो अपरिवर्तनीय, मतलब जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जो कि निश्चित हैं और स्थायी हैं, वे सभी कहलाते हैं कानून। सामान्यतः लोग दिव्य शक्तियों में आस्था प्रकट करने के लिए दिव्य कानून की चर्चा करते हैं।
लेकिन अन्य प्रकार का कानून प्राकृतिक कानून होता है। तो ये कानून नैतिक और सामाजिक होते हैं। कानून की जो निम्नलिखित विशेषताएँ वो क्या है? कानून किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने का एक उदाहरण है। कानून व्यक्तियों के बाह्य जीवन को नियमित करता है। कानून एक निश्चित मानवीय सत्ता द्वारा लागू किया जाता है। ऐसी मानवीय सत्ता प्रभुसत्तावान होता है। राज्य एक प्रभुसत्तावान राजनीतिक संगठन है। कोई भी नियम तब तक कानून नहीं बनता जब तक कि उसे राज्य का अनुमोदन प्राप्त ना हो। मतलब जब तक कि सरकार उस नियम के लिए अप्रूवल नहीं देगी तब तक कि वो कोई भी नियम देश में नहीं बन सकता है। संविधान और कानून के मध्य संबंध क्या है? कानूनों को बिना ना तो कोई समाज शांतिपूर्वक चल सकता है। मतलब समाज, हम सभी लोग एक समाज में रहते हैं, तो समाज के शांतिपूर्वक चलने के लिए कुछ नियमों की विशेष आवश्यकता होती है। तो वे सभी नियम क्या कहलाते हैं? वे सभी नियम कानून कहलाते हैं। तथा ना ही राज्य का शासन कार्य सरलतापूर्वक चला जा सकता है। लोकतंत्र की स्थापना के पूर्व शासक की आज्ञा को ही कानून माना जाता है। मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब देश में राजा महाराजा रहते थे, तो वो जो भी काम कहते थे उसी को ही कानून या उसी उनकी आज्ञा को ही कानून मान लिया जाता था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो लोकतांत्रिक देश हुआ, मतलब कि ऐसा देश जिसमें सरकार जनता के ही द्वारा चुनी जाती है, तो उसके लिए संविधान की रचना की गई। वर्तमान विश्व में एक लोकतंत्र में चुने हुए विधायक ही कानून बनाते हैं जो सामान्यतः जनसाधारण की भलाई के लिए होते हैं। किंतु लोकतंत्र में भी कभी कभी कुछ ऐसे नया कानून होते हैं जो लोगों के लिए स्वीकार्य नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें कानूनों का विरोध नहीं करना चाहिए। तो बच्चों समझिए ना, संविधान और कानून हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं उनके शांतिपूर्वक चलने के लिए